मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश हो चुका है। बजट में युवाओं को रोजगार के लिए सरकार ने अपनी तिजोरी खोल दी है। बेरोजगारी के अलावा नौकरी पेशा वर्ग और उद्योग जगत की जरूरतों को भी पूरा ख्याल में रखा गया है। लेकिन विपक्ष को मोदी सरकार का यह बजट पसंद नहीं आया। बजट को भेदभावकारी बताते हुए विपक्षी सांसद आज संसद के अंदर और बाहर दोनों जगह प्रोटेस्ट करेंगे। संसद की बैठक शुरू होने से पहले इंडिया अलायंस के नेता संसद भवन में मार्च करेंगे। साथ ही विपक्षी सांसद संसद के अंदर भी गैर बीजेपी शासित राज्यों से भेदभाव का मुद्दा उठाएंगे। वहीं आज से संसद के दोनों सदनों में बजट पर चर्चा की शुरुआत होगी। बजट पर चर्चा के लिए दोनों सदनों में 20-20 घंटे का वक्त तय किया गया है। लोकसभा में चर्चा की शुरुआत कांग्रेस की नेता कुमारी शैलजा और शशि थरूर करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 30 जुलाई को चर्चा का जवाब दे सकते हैं। बजट पेश हो चुका है और अब इस पर सियासत की बारी है। कल बजट पेश होने के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर इंडिया अलायंस की बैठक हुई। इसमें आज संसद के अंदर और बाहर प्रदर्शन करने पर निर्णय लिया गया। इसके अलावा कांग्रेस ने ऐलान किया कि उनके मुख्यमंत्री 27 जुलाई को होने वाली नीति आयोग की बैठक में शामिल नहीं होंगे। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन भी नीति आयोग की मीटिंग में नहीं जाएंगे। विपक्ष का आरोप है कि सरकार को समर्थन देने के कारण जहां बजट में बिहार और आंध्र प्रदेश पर मेहरबानी दिखाई गई, वहीं विपक्ष शासित राज्यों को नजरअंदाज किया गया, उनके साथ भेदभाव किया गया। देखिए, बजट पर हम लोगों ने चर्चा की। ये बजट 3/4 हिंदुस्तान के राज्यों में, खास तौर से उन राज्यों में विशेष रूप से जहां गैर भाजपाई सरकार है, पूरी तरह ब्लैकआउट किया गया है, पूरी तरह विकास के नाम पर शून्य कर दिया गया है। तो निसंदेह कल प्रोटेस्ट करेंगे हम सब, पार्लियामेंट के बाहर और पार्लियामेंट के अंदर भी अपनी आवाज उठाएंगे। और हम एक कदम और आगे बढ़ सकते हैं, उस पर हमारा विचार चल रहा है कि नीति आयोग की जो बैठक है उसमें हमारे ज़्यादातर मुख्यमंत्री वार्ता चल रही है, उसमें न शामिल हों, जिस तरह से, क्योंकि ये पहली बार हो रहा है कि भारत के संघीय ढांचे के खिलाफ ये बजट आया है। इंडिया अलायंस में शामिल दल सरकार पर बजट के नाम पर भेदभाव करने का आरोप लगा रहे हैं। कांग्रेस ने कहा है कि बजट भेदभाव करने वाला और खतरनाक है क्योंकि इसमें संघवाद के सिद्धांतों को नजरअंदाज किया गया है। किसने क्या कहा, आइए बड़ी स्क्रीन पर आपको दिखाते हैं। एक वो नेता जो इस बजट की खिलाफत कर रहा है, जो इसे भेदभाव वाला बजट कह रहा है, इसके पीछे कारण यह है कि उनका मानना है कि जिन राज्यों से उन्हें समर्थन हासिल है केंद्र की सरकार में, वहां तो बम्पर बारिश की गई पैसों की, लेकिन जहां पर विरोधियों की सरकार है वहां पर नजरअंदाज किया गया। अब देखिए, गैर बीजेपी शासित राज्यों के साथ भेदभाव किया गया, ये राहुल गांधी का कहना है। इसके अलावा उद्धव ठाकरे की बात की जाए, महाराष्ट्र का जिक्र तक नहीं है इस बजट में। वित्त मंत्री ने अपनी स्पीच में महाराष्ट्र का नाम तक नहीं लिया। पता नहीं क्यों बीजेपी को महाराष्ट्र से इतनी नफरत है। अब जेएमएम नेताओं का जो कहना है वो भी आपको बता दें। झारखंड के साथ सौतेला बर्ताव किया गया, हेमंत सोरेन की ओर से कहा गया। तो वहीं पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और टीएमसी की सर्वे सर्वा ममता बनर्जी ने कहा कि बंगाल को बजट में कुछ नहीं मिला है। बजट पर पूरी सियासत इसलिए हो रही है कि इस बार बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए विशेष पैकेज का ऐलान किया गया है। बिहार के लिए मोदी सरकार के बजट में करीब 59,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स की घोषणा की गई है, तो आंध्र प्रदेश को उसकी राजधानी अमरावती के लिए अलग से 15,000 करोड़ रुपए का फंड निर्धारित किया गया है। बहुत बड़ा फंड है। निर्मला सीतारमण ने बिहार में 3 नए एक्सप्रेसवे बनाने का ऐलान भी किया और इसके लिए उन्होंने अलग से 26,000 करोड़ रुपए की घोषणा की है। भागलपुर के परपैंती में 2400 मेगावाट का थर्मल पावर प्लांट लगाया जाएगा, ये घोषणा भी शामिल है। साथ ही गया में विष्णुपाद मंदिर और बोध गया में महाबोधि मंदिर कॉरिडोर बनाने का ऐलान किया गया। आरजेडी सवाल ये उठा रही है कि नीतीश की मांग के बावजूद बिहार को स्पेशल राज्य का स्टेटस नहीं मिला।
अब ये देखिए, आंध्र प्रदेश को जो मिला है वो भी एक बार आपके सामने रख दें। आंध्र प्रदेश को 15,000 करोड़ की मदद दी गई है केवल उनकी राजधानी अमरावती के लिए। इसके अलावा पहले भी जो मदद इस बजट के एलोकेशन से पहले भी एक बड़ी मदद की राशि विशेष पैकेज के तौर पर आंध्र प्रदेश को पहुंचाई जा चुकी है। अब पोलावरम सिंचाई परियोजना की बात करें, इसके लिए भी आर्थिक मदद, पानी, बिजली, रेलवे, सड़क के प्रोजेक्ट्स को मदद केंद्र सरकार की ओर से दी जाएगी। ममता बनर्जी ने बजट को इसलिए दिशाहीन करार दे दिया, लेकिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ममता के इन तमाम आरोपों को खारिज कर दिया। Budget is totally directionless, anti-people, no vision, only the political mission is there. I don't see any light. It is the dark, dark and dark. अम्मा को लेके वो जलते। See, it's very important for us to understand that if the name of a state is not mentioned in the budget, it doesn't mean that they don't get anything at all. No state will get missed out. So first let us dispel this thing about, oh, you've not mentioned my state's name, so I'm not getting anything. Purvodaya includes West Bengal. So I have named West Bengal under Purvodaya. And I've also said for the development of these states in the Purvodaya, so that they can become engines of Vikasit Bharat. I said that in the voter on account budget. Now also I have said that they will play a critical role in Vikasit Bharat. So I don't think we have left out any state. Second, it's very difficult to say this, but I would want to say it. In schemes which are meant for all the states, and since you asked me about Bengal, with due respects I want to say, they didn't want to be part of some of our schemes. Can I then say Bengal is excluded? No, I don't say that. The schemes are available for Bengal also. They didn't want it. So it's very easy for some states to point out saying, you have not mentioned anything about my state. There are schemes which are running for their state which they didn't want. अब ममता बनर्जी भले ही इसे दिशाहीन बजट बताएं, लेकिन निर्मला सीतारमण देश की वित्त मंत्री ने यह बताया कि हमारी जितनी स्कीम है वो पश्चिम बंगाल में भी चल रही है, लेकिन ऐसी बहुत सारी स्कीम है जिसमें खुद पश्चिम बंगाल भागीदार नहीं बनना चाहता, तो क्या हम पश्चिम बंगाल को एक्सक्लूड कर देंगे, उसे हटा देंगे? ऐसा नहीं है। खैर, संसद में बजट पर आज से चर्चा होगी, आज से इस चर्चा की शुरुआत होगी। 20 घंटे का वक्त तय किया गया है। लोकसभा, राज्यसभा में ये चर्चा होगी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 30 जुलाई को जवाब दे सकती हैं। राज्यसभा में भी आज दोपहर के बाद बजट पर चर्चा की शुरुआत होगी। 30 जुलाई को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पर चर्चा कर सकती हैं। कुमारी शैलजा और साथ ही कांग्रेस के नेता शशि थरूर लोकसभा में चर्चा की शुरुआत कर सकते हैं। हमारे सहयोगी देवेंद्र पराशर इस वक्त जुड़े हुए हैं। देवेंद्र, देखिए, राजनीति के लिए मौका चाहिए, फिर चाहे वो बजट हो या कोई और विषय हो, लेकिन एक आरोप जो इस सरकार पर विपक्ष लगातार लगा रहा है कि इस बजट में उन राज्यों को एक तरह से दरकिनार किया गया जहां पर बीजेपी की सरकार नहीं है, जिसमें पश्चिम बंगाल आता है, झारखंड का नाम आता है। जी बिल्कुल मीनाक्षी, और इसमें आप देखें कि क्योंकि बिहार और आंध्र प्रदेश जहां पर बीजेपी गठबंधन की सरकारें हैं, उनको लेकर खास जिक्र किया गया वित्त मंत्री द्वारा अपने बजट स्पीच में, उसके चलते अपोजिशन को ये मौका मिला इस बात को ये कहने का, जबकि हकीकत ये है कि केंद्र सरकार का जो भी बजट है उसमें जो भी योजनाएं हैं, आय का जो लेखा जोखा है, खर्च का जो लेखा जोखा है, वो जो भी केंद्रीय योजना है वो सभी राज्यों पे उसी रूप में लागू होती है। लेकिन विरोध की इंतहा इस रूप में हो रही है कि आज संसद भवन में विरोध प्रदर्शन तो आप देख ही रही हैं, सदन के अंदर हो या सदन के बाहर हो। 27 जुलाई को नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में होनी है। उसमें जो गैर शासित बीजेपी राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, अपोजिशन के जो मुख्यमंत्री हैं, क्या ममता बनर्जी की बात कर लें, स्टालिन की बात कर लें, सुखविंदर सिक्खो की बात कर लें, ऐसे मुख्यमंत्री उस बैठक में शिरकत तक नहीं करेंगे। और अपने आप में ये अंदाज़ा लगाइए कि ये विरोध कितना तीखा है कि नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक में, जिसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री या जहां पर अभी उपराज्यपाल का शासन है, वो उस बैठक में शिरकत करते हैं, उसमें
विस्तार से चर्चा होती है कि आगे की नीति हमारी कैसी होनी चाहिए, उस गवर्निंग काउंसिल की बैठक का बहिष्कार किया जा रहा है अपोजिशन के मुख्यमंत्रियों द्वारा। तो अपने आप में समझ में आ रहा है कि अपोजिशन इस मुद्दे को लेकर भी किस प्रकार का नैरेटिव गढ़ना चाहता है। मीनाक्षी, लेकिन क्या ये नैरेटिव गढ़ पाएंगे या नहीं गढ़ पाएंगे तो देखिए जनता बताती है। लेकिन अगर मैं चुनावी राज्यों के लिहाज से भी बात करूं, महाराष्ट्र की, अब उद्धव ठाकरे ये कह रहे हैं कि महाराष्ट्र से न जाने इस सरकार को कौन सी दुश्मनी है, महाराष्ट्र के लिए कोई एलोकेशन नहीं है। बजट आपने भी सुना है, पढ़ा है, तो देवेंद्र, महाराष्ट्र के लिहाज से इस बजट में क्या था? अब केंद्रीय बहुत सारी योजनाएं हैं जो अलग अलग राज्यों में चलती हैं, उसका एलोकेशन तो एक समान होता है। बिल्कुल, बजट भाषण बजट का सिर्फ एक हिस्सा होता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने या किसी भी वित्त मंत्री द्वारा हाउस में जो बोला जाता है वो संपूर्ण बजट नहीं होता है। जो प्रमुख चीज़ें होती हैं जिसे वो हाईलाइट करना चाहते हैं वित्त मंत्री के तौर पे, या निर्मला सीतारमण के केस में चाहती हैं वित्त मंत्री के तौर पे, जो चाहा उन्होंने उसी चीज़ को बताया जाता है। अन्यथा अगर आप देखें तो उसमें बहुत विस्तार से ब्यौरा होता है। जैसे दिल्ली के बारे में मान लीजिए एक लाइन भी जिक्र नहीं हुआ। क्या दिल्ली का बजट नहीं है? पिछली बार दिल्ली सरकार का जितना बजट था इस बार भी उतना हिस्सा लगभग रखा गया है, बहुत मिनिमल उसमें चेंजेस हैं। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र के केस में भी वही लागू है। झारखंड, हरियाणा, कई सारे बीजेपी शासित राज्यों का भी जिक्र नहीं हुआ, जैसे राजस्थान का जिक्र नहीं हुआ, छत्तीसगढ़ का जिक्र नहीं हुआ, मध्य प्रदेश का जिक्र नहीं हुआ। क्या वहाँ के लिए बजट नहीं है? तो ये बहुत सतही सी बात होती है पॉलिटिकल नैरेटिव करने के लिए। लेकिन जैसा कि पहले मैंने कहा कि अपोजिशन ने अगर ये रणनीति अख्तियार की है कि सरकार को हर मोर्चे पे चैलेंज करना है, तो बजट तो एक प्रमुख मौका होता है जब कोई भी दल अगर विपक्ष में है तो बजट की आलोचना करता है। और जहाँ तक उद्धव ठाकरे की आपने बात की, उद्धव ठाकरे का एक बयान जो पुराना बयान है बजट को लेकर ही सोशल मीडिया पर आप देखें तो बहुत वायरल भी हुआ, जिसमें वो खुद ये बता रहे थे कि बजट के आने से एक दिन पहले ही रिएक्शन दे देने का मन करता है कि हाँ, बजट में ये चीज़ें हमें कही जानी है, अपोजिशन के तौर पर इन चीज़ों की आलोचना की जानी है। जी, बहुत शुक्रिया देवेंद्र पूरी जानकारी के लिए आपका। बजट को लेकर उत्तर प्रदेश में सियासत गरमाई हुई है। अखिलेश, मायावती, डिम्पल और कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी पार्टियों के नेता बजट को लेकर लगातार सरकार पर आक्रामक रुख अख्तियार किए हुए हैं। आज संसद के अंदर भी और बाहर भी रणनीति विपक्ष की वही दिखाई देगी। विपक्ष लगातार कह रहा है कि बजट में उत्तर प्रदेश को कुछ नहीं मिला है। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या वाकई में उत्तर प्रदेश को बजट में कुछ नहीं मिला? लेकिन बजट पर अगर आप गौर करें तो जो दिखाई देता है वो मैं आपके सामने रख रही हूं। अब केंद्रीय करों में उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी बढ़ी है। पहले केंद्रीय करों में उत्तर प्रदेश का अंश जो इतना हुआ करता था अब वो बढ़ गया। देखिए, संख्या बहुत बड़ी है। पहले जो 21,08,816 करोड़ का हुआ करता था, अब वो 22,37,037 करोड़ का हो गया है। अब आप ये देखिए, इसमें एक जंप दिखाई दे रहा है। अब इस बजट का दूसरा हिस्सा आप देखिए, उत्तर प्रदेश को कोई स्पेशल पैकेज नहीं मिला है, लेकिन जो केंद्रीय योजनाएं पहले से चली आ रही हैं उनका बजट बढ़ाया गया है। मोदी सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं की बात कर लें, जिसमें आता है स्वच्छ भारत मिशन। इसका बजट 1,978.33 करोड़ से बढ़ाकर 4,246.23 करोड़ कर दिया गया है। इसी तरीके से अगर प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करें तो योजना अर्बन के बजट में भी बढ़ोतरी की गई है। इसे 19,966.63 करोड़ से बढ़ाकर अब 23,613.03 करोड़ कर दिया गया है। रेलवे की भी बात कर लें। अब कहने वाले बहुत से ये कह रहे थे कि रेलवे की तो बात ही नहीं हुई इस बजट में, लेकिन रेलवे की बात कर लें और उत्तर प्रदेश के लिहाज से बात कर लें तो झांसी से लेकर दतिया तक 23 किलोमीटर की लाइन पर 3 ट्रैक बनाने की बात कही गई है। आगरा की मेट्रो प्रोजेक्ट की बात कर ले तो इसमें 550.33 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। औड़िहार से सादात तक रेलवे ट्रैक का दोहरीकरण किया जाएगा। इतना ही नहीं, दिल्ली गाजियाबाद मेरठ रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के लिए 1,045 करोड़ रुपए का आवंटन है। रुदौली से सुहावल तक रेलवे लाइन को डबल किया जाएगा और पहले से 2 औद्योगिक पार्क हैं, लेकिन 2 और औद्योगिक पार्क मिल सकते हैं। तो अब ये देखिए, यूपी कोर रोड नेटवर्क डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का बजट भी, अब आप रोड नेटवर्क की बात कर रहे हैं, इसका बजट भी 50 करोड़ से बढ़ाकर, देखिए कितना बड़ा जंप इसमें दिखाई दे रहा है, 450.84 करोड़ कर दिया गया है। तो इस तरीके से उत्तर प्रदेश को ये तमाम चीजें मैसर हुई हैं।
इस बजट में हुई हैं। केंद्र की ओर से राज्यों की सहायता योजना के तहत 50 साल के लिए ब्याज मुक्त लोन दिया गया है। जी हां, ब्याज मुक्त लोन। पहले जो राशि 17,938 करोड़ की थी, अब वही राशि बढ़कर कितनी हो गई है? 20,500 करोड़। और फिर अगर कोई राज्य ये कहे कि उन्हें कुछ नहीं मिला है, अब उत्तर प्रदेश के लिहाज से हम आपको बता रहे हैं, बजट में यूपी को 50 साल के लिए ब्याज मुक्त लोन जो मिला है वो आपके सामने है। अब देखिए बजट में और क्या मिला। एमएसएमई का दायरा बढ़ाने की बात हुई, क्योंकि रोजगार बढ़ाने की बात हो रही है, नौकरियां देने की बात हो रही है। इसका सीधा फायदा आम लोगों को मिलेगा। अब इसके लिए 22 लाख नए उद्यमी पैदा करने की जो कोशिश की गई है, तो एमएसएमई का दायरा बढ़ाया गया है। मुद्रा योजना में अब लोन की लिमिट बढ़ा दी गई है। यूपी में सबसे ज्यादा 76.79 लाख मुद्रा लोन यूजर्स हैं। इतने ऑलरेडी यूजर्स हैं। अब इसकी राशि बढ़ा दी गई है। जो अपना उद्योग करना चाहते हैं, अपना धंधा करना चाहते हैं, अब उनकी तादाद भी और ज्यादा बढ़ेगी। देश में 1000 ITI अपग्रेड किए जाएंगे, यानी कि स्किल डेवलपमेंट की दिशा में एक और कदम है ये। उत्तर प्रदेश के भी 100 ITI अपग्रेड होंगे। एक ऐसी वर्कफोर्स पूरे उत्तर प्रदेश में तैयार करने की कोशिश होगी जो आगे चलकर नौकरी देने लायक स्थिति में खड़ी हो। युवाओं को कम ब्याज पर एजुकेशन लोन मिलेगा। 50 लाख युवाओं को इसका सीधा फायदा होगा। गरीबों के लिए 3 करोड़ नए आवास बनाए जाएंगे। उत्तर प्रदेश के 35 लाख गरीबों को मकान मिलेगा। और बात केवल उत्तर प्रदेश की नहीं है। हरियाणा को लेकर कांग्रेस ने सवाल उठाया कि बजट में हरियाणा को कुछ नहीं मिला। आज कुमारी शैलजा भी लोकसभा में बजट पर जब चर्चा की शुरुआत करेंगी तो ओपनिंग स्टेटमेंट उनका और शशि थरूर का हो सकता है, लेकिन हरियाणा को क्या मिला वो आप देखिए। केंद्रीय कर में हिस्सेदारी की अगर बात करें, जो पहले हिस्सेदारी 12,345 करोड़ की थी, इस बार ये बढ़ी है 13,632 करोड़ हो गई है। इसका मतलब ये कि 1,287 करोड़ रुपए अब केंद्रीय कर की हिस्सेदारी से हरियाणा को अधिक मिलेगा। अब कई स्टेट ये आरोप लगा रहे हैं कि बजट स्पीच में उनके राज्य का एक बार भी नाम तक नहीं लिया गया। इन आरोपों पर फाइनेंस मिनिस्टर ने साफ कर दिया कि बजट स्पीच में सभी राज्यों का नाम लेना संभव नहीं होता है। नाम ना लेने का मतलब ये कतई नहीं है कि बजट में उस राज्य के लिए कुछ नहीं है। बहुत सारे स्टेट्स बोले हमारे स्टेट के ऊपर आप एक बात भी नहीं कहा। इसका मतलब ये नहीं है कि उस स्टेट में कोई पैसा नहीं जाएगा। हर स्कीम लागू है उधर भी, हर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम भी, हर सेंट्रल सेक्टर स्कीम भी। और इसके अलावा वर्ल्ड बैंक से, एडीबी से पैसा के साथ कुछ प्रोजेक्ट्स चल रहा, वो भी चलेगा। और घोषणा हमने पहले नहीं किए, मगर उदाहरण के लिए मैं बोल रही हूं, महाराष्ट्र में पिछले 70 इयर्स में भारत देश में इसके बारे में नहीं सोचा। ऐसे बदावन पोर्ट जो भारत देश का सबसे बड़ा पोर्ट होगा और उसका ड्राफ्ट विल बी द बिगेस्ट, इट विल ड्रॉ सम ऑफ द बेस्ट लार्ज वेसल्स टू इंडियन शोर्स। वो पोर्ट अनाउंसमेंट और उसका कैबिनेट अप्रूवल 76,000 करोड़ और सम अमाउंट इज गोइंग देयर। बजट में मेंशन हुआ है क्या? पिछले बजट में और इस बजट में, मगर गया प्रोजेक्ट और उधर प्रोजेक्ट लागू हुआ कि नहीं हुआ। इसीलिए मैं इस डाउट को दूर करना चाह रही हूं